हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कॉमन कैडर का पेपर, और जो कि बेस्ड है आपका प्रैक्टिस सेट किसके ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जो कि जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल का है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हमने लिए हैं, चाहे वो मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव के ही हैं सारे क्वेश्चन पेपर, चाहे वो टेक्निकल का है, चाहे वो एओ का है, चाहे वो एटीसी का है, ठीक है, चाहे वो ऑपरेशंस का है, जितने भी जूनियर एग्जीक्यूटिव के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं सब में एक जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एटीसी में लेवल कुछ अलग रहा या क्वेश्चन के टाइप अलग रहे। ठीक है, ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो पैटर्न फॉलो हुआ पिछले ईयर्स में, जो कि 2022 में 21 में जो पेपर फॉलो हुआ है, वही लेवल लगभग हमारा 2023 में भी उम्मीद है कि लगभग आसपास ही रहना चाहिए, क्योंकि 21 और 22 में कोई भी डिफरेंस, ऐसा कोई सच लेवल कोई डिफरेंस लेवल का नहीं था। कि ऐसा नहीं है कि 21 में लेवल थोड़ा सा इजी था और 22 में लेवल थोड़ा सा हार्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम रीजनिंग का। और देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, देखो आप यहाँ पर गिवन है, इन अ सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज एडवोकेट इज रिटन एज VOCAADTE एंड एक्सेप्टेड इज रिटन एज CEPTACED, देन हाउ इज अटॉर्नी रिटन दैट। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार इसको ट्राई करो। ठीक है, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है हमेशा कि ये जो वर्ड्स हैं या लेटर्स हैं एडवोकेट, क्या यही सेम लेटर इसके कोड में भी प्रेजेंट है। अगर ये कोड में भी प्रेजेंट है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको प्लेसेस को ही चेंज कर दिया गया है। मतलब ये कि इनके नंबर्स लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, नंबर्स नहीं लिखना है क्योंकि आपको चीजें प्लस माइनस नहीं करनी है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि एडवोकेट का कोड, एडवोकेट का कोड, हमेशा वर्ड के नीचे उसका कोड लिखा करो, VOCAADTE। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इनके प्लेसेस को देखें और समझें इसके पैटर्न को, तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो पेयर है, ठीक है, वो यहाँ पर आ गया फर्स्ट, ये जो है वो यहाँ आ गया है। ठीक है, मतलब ये दो पेयर इस तरह से ये चेंज हुए हैं, और AD जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ये देखो दो लेटर्स, और ये TE एज इट इज सेम रहा। ठीक है, आप इनको प्रेयर्स को नंबर्स भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5, और बाद में यहाँ पर उन पेयर के नंबर लिख लो तो आपको पता चल जाएगा ये नंबर्स किस तरह से जम्बल्ड हुए हैं। लेकिन बहुत बड़ा वर्ड नहीं है तो नंबर लिखकर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पर आपको एक्सेप्टेड का भी कोड दिया है और अटॉर्नी का कोड आपसे पूछा गया है। तो अगर यहाँ पर अटॉर्नी का कोड हमसे पूछा गया है तो यहाँ पर देखो ATTORNEY, अटॉर्नी। ठीक है, अब यहाँ पर हम दो दो पेयर्स को चेंज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर किया था, तो ये जो दो पेयर थे, इन्होंने प्लेसेस को ऐसे चेंज किया है कि ये TO यहाँ पर आ गया है और RN यहाँ पर आ गया है। ठीक है, तीन ऑप्शंस में ऐसा ही दिख रहा है, अभी तक ये कैंसिल नहीं हुआ है, एक ऑप्शन कैंसिल हुआ है बस। ठीक है, छोड़ो। तो उसके बाद AT यहाँ पर आया है, देखो आप AD यहाँ पर आया था, तो ये पहले दो लेटर्स यहाँ पर आएंगे AT, और बाद में ये दोनों सेम रहेंगे E और Y। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें तो आप ये कह सकते हो TORNATEY, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में ना यही एक सबसे बड़ा हमारे पास प्लस पॉइंट होता है कि हमें ये पता चल जाए ना बस कि ये कौन सा टाइप है। अगर ये जंबल टाइप है तो नंबर्स नहीं लिखने हैं। ठीक है, और अगर ये डायरेक्ट कोडिंग है तब भी हमें नंबर्स नहीं लिखने हैं। केवल तब लिखने हैं जब जंबल्ड ना हो और ये डायरेक्ट कोडिंग ना हो, फिर आप इनके नंबर्स लिखो और तब आपको पता चल गया इनके बीच में डिफरेंस कितना है या क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। पहला वर्ड डायरेक्ट चल रहा है, मतलब सीधा सीधा चल रहा है, या पहले वर्ड के साथ लास्ट वर्ड रिलेट कर रहा है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगी आपको।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का है। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में देखो कि पहले ऑप्शंस पर नजर मारो कि क्या हम केवल नंबर्स लिखकर काम हो सकता है। हमने कहा नहीं। देखो नंबर्स, देखो दो दो ऑप्शंस में ए और डी, इनमें बीच में एल है, ठीक है, बाकी दो में के है। अगर हमें एल का भी पता चल जाता है एल आएगा, तो फिर एक ऑप्शन हमारे पास, दो ऑप्शंस तो हमारे पास हैं जिसमें एल आ रहा है। और अगर मान लो एल नहीं आ रहा है और इनमें से कोई, फिर तो एक ही आंसर होता है। तो सबसे पहले हम लेटर्स को ही देखते हैं। ठीक है, लेटर्स में क्या खेल हो रहा है यहाँ पर। तो डी का नंबर 4 है, एच का नंबर 8 है, एफ का नंबर 6 है, जे का नंबर 10 है और एच का नंबर 8 है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ये एक ऑल्टरनेट सीरीज चल रही हो। देखो जहां तक मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि बढ़ा घटा फिर बढ़ गया फिर घट गया, तो ये हो सकता है 4 6 8 हो और 8 10 12 हो। ठीक है, तो 12 तो बीच में आएगा और 12 का मतलब देखो यहाँ पर इसमें भी प्लस हो रहा है, 2 +2 हो रहा है और यहाँ पर भी +2 हो रहा है। लेकिन ये ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है अल्फाबेट की, जिसकी वजह से 8 + 2 10 आया और 10 + 2 क्या आएगा 12। और 12 की वजह से जो नंबर है वो लेटर जो है वो एल आएगा। देखा, मैंने कहा था आपको इन्हीं दोनों में से हो सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं दो ऑप्शन में अगर एल आ रहा है ना, तो इसका मतलब चांसेस यही है कि उसी में से आंसर हो। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए हैं, कट रहे हैं। ठीक है, ये कट गए, अब दो आंसर में है। अब देखो पहला वर्ड ढूंढ लो या लास्ट, एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, कोई भी नंबर देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं। 4 और 8 में +4 हो गया है। ठीक है, +4 हो रहा है। 8 और 12 में +4 हो रहा है। 12 से 16 में +4 हो रहा है। 16 से 20 में +4 हो रहा है। तो 20 में ऐसा क्या ऐड करें, 4 ऐड करके 24 आ जाएगा। और 24 नंबर होगा किसका, ठीक है 24 नंबर ही है तो 24 आएगा। तो एल 24 आना चाहिए, L24 ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, L24 आपका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट वर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, रीचेक करने की कोशिश ना करो। ठीक है, अगर ऑप्शंस कैंसिल आउट हो रहे हैं ना, तो फिर आपको ये समझ लो कि आपके अगर 3 ऑप्शंस कट गए हैं, देखो हमने देखा कि लास्ट में 24 आ रहा है, तो ये भी कट गया ना देखा जाए तो जब 3 ऑप्शंस कट गए तो पहले वर्ड को, पहले नंबर को क्यों फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पेशेंट्स जो है एक सोफे पर बैठे हैं डिस्पेंसरी की, जिनको डॉक्टर के द्वारा बुलाया जाना है। ठीक है, प्रमोद इज लेफ्ट ऑफ कुरेश। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रमोद जो है लेफ्ट ऑफ कुरेश है। ठीक है, हमें नहीं पता है एग्जैक्टली कहाँ पर बैठे हैं और कितने लोग हैं। पहले ये देखो 5 है, तो 5 अगर लोग हैं तो क्या मैं पहले 5 की प्लेसेस बना लूँ। ठीक है, ऐसे ही बैठे होंगे यहाँ। ठीक है, सोफे पर बैठे तो ऐसे ही बैठे होंगे। ठीक है, एक तरफ, किसी एक तरफ डायरेक्शन होगी। चलो, इसने कहा प्रमोद जो है लेफ्ट ऑफ कुरेश है, ये नहीं बताया कितना लेफ्ट है या कितना राइट है। तो प्रमोद जो है वो लेफ्ट है कुरेश से, मतलब अगर ये ऐसे हैं तो इनके बीच में हमें नहीं पता कितना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसी तरह से बैठे होंगे। प्रमोद जो है कुरेश के लेफ्ट में है। बट राइट ऑफ रेशमा, कौन, ये प्रमोद की बात कर रहा है। प्रमोद जो है राइट ऑफ रेशमा है। अब रेशमा से कितने राइट पे है, 1 2 3 या 4, नहीं पता। चलो आगे, सूरज जो है राइट ऑफ कुरेश है। सूरज जो है राइट ऑफ कुरेश है, कुरेश के राइट में सूरज है। ठीक है, और बट टू द लेफ्ट ऑफ तान्या। ठीक है, जो सुरेश है, सूरज है, वो कुरेश के तो राइट में है बट लेफ्ट ऑफ तान्या है। तो यहां पर तान्या है, इसका मतलब कंफर्म है ये पांचों लोग ऐसे ही बैठे होंगे, RPQSNT, ये अपने आप बैठ गए। तो इसने पूछा हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड या एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट पर कौन बैठा है, ये बैठा है, मतलब टी, और टी का मतलब है तान्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया आपको, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, चलो आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एनालॉगी का क्वेश्चन। आपको बताना है कि ये जो है पेयर किसी तरह से रिलेट कर रहे हैं, ये दोनों सेम रिलेशन आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो अगर यहाँ पर हम नंबर लिखें 13 19 9 और 1, ठीक है, तो इसमें क्या रिलेशन हमारा हो सकता है ये देखने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा बोल सकते हैं हम कि 13 में माइनस हो रहा है कितना, 13 में से 4 माइनस हो रहे हैं। ठीक है, और यहां पर 19 में माइनस कर लो,
या प्लस कर लो कुछ। ठीक है, प्लस करेंगे तो 6 और 7 8। ठीक है, तो 8 प्लस करने पर 1 आएगा। तो शायद ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो, लेकिन ये पैटर्न हमें देखना पड़ेगा कि किसमें ऐसा होगा। तो पहला अगर मैं देखता हूँ, MW, K और H, अगर इनका नंबर है 13, 23, 11 और 8, तो 23, 13 में से 11, यहाँ पर तो 2 माइनस हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये काफ़ी नंबर प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कितने प्लस हो रहे हैं, 8 से ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, चलो ये वाला शायद नहीं है। नेक्स्ट, L और X की अगर बात करें, L और X H और G के साथ रिलेट करें, जिसका नंबर L 12, X 24 है, H 8 है और G 7 है। ठीक है, तो यहाँ पर -4 हो रहे हैं बिल्कुल। और यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि प्लस कितने हो रहे हैं, प्लस 24, 25, 26, 7 और 8, बल्कि 9 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, 9 प्लस होकर ये कितने आ जाएंगे आपके पास, 33 आ जाएंगे। और 33 का मतलब है आपके पास 7। यहाँ पर 9 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर ये चेंज हो। दूसरा, OV और K और D। O का नंबर 15, V 22, K 11 और D 4। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए -4 हो रहा है बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए +8 हो रहा है क्या, तो इसमें प्लस करेंगे 4। हाँ, ये +8 हो रहा है, क्योंकि 22 में 4 प्लस करेंगे Z आ जाएगा, और Z में 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब +8 हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये इसलिए लगभग मेरे को ऐसा लगा कि ये पैटर्न हो रहा होगा, क्योंकि एक माइनस हो रहा है, -4 और एक +8 हो रहा है, क्योंकि इतना डिफरेंस नहीं आता कि -18 हो जाए। अल्फ़ाबेट कोडिंग में या अल्फ़ाबेट के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें इतना बड़ा गैप नहीं होता है, बहुत कम चांसेस हैं। मतलब 100 में से कभी एक चांस ऐसा हुआ होगा कि इतने मतलब 18 माइनस हो रहे हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो 26 तक ही रहने चाहिए ना। अब इतना मैं -19 में से 18 माइनस किया ये करूँगा तो मेरी कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने क्या करा कि 19 में ऐसा कुछ ऐड कर दिया कि भाई 19 में से पहले मैंने आपको क्या यहाँ पर कह सकते हैं, मैंने 7 ऐड करे, Z आ गया, और Z में 1 प्लस करा तो 1 आ गया। इसका मतलब 8 प्लस हुए हैं टोटल। तो इसी यही लॉजिक हमने यहाँ पर देखा, और ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन को अटेंड करना है। और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क सोचोगे ना, स्मार्ट सोचोगे तो क्वेश्चन जल्दी भी सॉल्व हो जाएगा आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एनालॉजी का एक और क्वेश्चन, एनालॉजी की काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अल्फाबेट एनालॉजी और नंबर एनालॉजी के, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इनके ऊपर। देखो, यहाँ पर 5 और 30 का रिलेशन है, 6 से किसका रिलेशन बनेगा इनमें से बताना है। मुझे जो समझ आ रहा है ये है कि 5 का 6 गुना है ये। अब ये 6 कहाँ से आया होगा, सोचो कि 5 से 1 ज़्यादा होगा। हमने कहा कि ठीक है, अगर इसको भी 6 से गुना करते हैं तो 6 6 36, जो कि नहीं है। इसका मतलब मुझे इस 6 को एक बड़े नंबर 7 से गुना करना पड़ेगा। 6 7 42, और 42 मुझे लगता है ऑप्शन में है, और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक कि आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम फोर्थ इन द स्टैंडर्ड इंग्लिश डिक्शनरी। इन चारों में से कौन सा वर्ड चौथे नंबर पर आने वाला है अगर इन सभी वर्ड्स को एक डिक्शनरी के क्रम में लगाया जाए। यहाँ पर अगर हम देखें, देखो कॉमन लेटर का पता करो, हमने कहा CE, ये सब कॉमन आएंगे। अब देखो आप ये देखो, D सबसे पहले आता है डिक्शनरी में, D पहले आता है या S, हमने कहा D आते हैं, तो इसका मतलब ये तीनों लेटर्स जो हैं, ये तीनों वर्ड जो हैं, ये सबसे पहले आएंगे। इसका मतलब चौथा वर्ड तो यही रहेगा, क्रेस्ट, और यही आपसे पूछा, करेक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये तीनों 1 2 3 या किसी भी क्रम में होंगे, तो ये क्रेस्ट तो सबसे चौथे नंबर पे होगा, आखिरी में आएगा, क्योंकि सबसे लास्ट में S आएगा इन सब में। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आप चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्रेडेंस का कोड CREDENCE का कोड आपको गिवन है HFQHGH एंड U&F। ठीक है, और आपको बताना है रिलायंस का भी कोड गया है, एडिक्वेट का कोड बताना है। ठीक है, चलो पहले नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्ट कोडिंग नहीं है, जंबल कोडिंग नहीं है, क्योंकि जो एडिक्वेट है ना तो वो इन रिलायंस और क्रेडेंस से मिलकर बना है,
ठीक है, नंबर लिख लेते हैं। 3 18 5 4 5 14 3 5 8 6 17 7 सॉरी 8 7 8 21 6। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें तो 3 में +5 हो रहे हैं, 18 में -12 हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ और प्लस हो रहा है, तो ये पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। एक बार क्रॉस में करके देख लेते हैं, शायद कुछ पैटर्न बने। 3 से 6 हो गया, +3 हो गया होगा। 18 से 21 +3 हो गया, बिल्कुल ठीक है। 5 से 3 प्लस होकर 8 हो गया होगा। ये 4 में +3 होकर, तो यहाँ पर 14 में 5 में 8 आ गया, ये 3 प्लस होकर। 14 में 3 प्लस होकर 17, 3 में 3 प्लस होकर 6 और 5 में 3 प्लस होकर 8। तो लॉजिक तो समझ आ गया, सब में +3 हो रहा है, लेकिन ये सब किस में हो रहा है? क्रॉस में हो रहा है। तो ठीक है, जो हमसे वर्ड पूछा गया वो लिखते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, और एक बार नज़र मारते हैं ऑप्शंस पर कि ऑप्शन कहाँ तक हमें एलिमिनेट करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो पहले देखते हैं क्या अलग है, स्टार्टिंग में अलग है या एंड में अलग है। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कुछ लगभग स्टार्टिंग में भी कुछ सेम सेम आ रहे हैं, कुछ लास्ट में भी। तो एक काम करते हैं, ये ई जो है वो ई में 3 प्लस, मतलब ई नंबर 5 20 1 21 17 5 4 और 1, तो 5 में 3 प्लस करोगे 8 आएगा, और 8 नंबर है एच का। ठीक है, तो 2 ऑप्शन कैंसिल आउट होते हैं। इसमें देखो आप, अगला वर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है, अगला वर्ड यहाँ तक ढूंढने की जरूरत नहीं है, टी भी ढूंढेंगे, एच एच, तो लास्ट के 2 वर्ड ढूंढने की जरूरत है। तो इसका मतलब ए जो है +3 करके डी आएगा, 4 लास्ट में, और डी में 4 में 3 प्लस होकर 7 आएगा, जो कि आएगा जी। ठीक है, तो एच और लास्ट में जी डी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। ऑप्शंस में देखो कि क्या हमें फर्स्ट स्टार्टिंग से शुरू करेंगे तो क्या हमें कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से सारे के सारे करते, मान लो एच हमने पता करा, 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हुए, एक वर्ड से 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हुए, एक लेटर से। ठीक है, अब जो बचे हैं उसमें तो सब सेम ही है, एच डब्ल्यू डी एक्स टी एच, लास्ट के सेकंड लास्ट लेटर चेंज है बस। तो हमने बस लास्ट से शुरू करा और सेकंड लास्ट लेटर पता चला कि जी है, तो बस एक ही ऑप्शन हमारे पास आता है, जो कि बचता है बी। ठीक है, ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, कंपटीशन में जरूरत भी है, औरों से तो अलग होना है हमें। और वो कैसे अलग होंगे? जब हम थोड़ी एक ऐसी टेक्निक को अपनाएंगे जो एक्सपीरियंस के साथ मिल रही है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रोटीन आर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ऑल प्रोटीन्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, सम कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर। कंक्लूजन पूछे गए हैं, सम प्रोटीन्स आर शुगर, सम कार्बोहाइड्रेट आर प्रोटीन्स। अब यहाँ पर अगर हम समझे, अपने मेथड पर आते हैं। ठीक है, जो हमारा मेथड है, इसको जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मैं केवल स्टेटमेंट को देखकर ही सॉल्व करता हूँ। देखो क्या कह रहा है, सम प्रोटीन्स आर शुगर। प्रोटीन कहाँ पर है? हमने कहा ये रहा प्रोटीन, और शुगर कहाँ पर है? ये रहा शुगर। तो आप ये देखो, क्या दोनों सेंटेंसेस में कोई कॉमन एलिमेंट है? हाँ, कार्बोहाइड्रेट दोनों में ही कॉमन है, लेकिन प्रोटीन और शुगर की एक स्टेटमेंट हमारे पास तभी बन सकती है जब इस कार्बोहाइड्रेट के पास, कॉमन एलिमेंट के पास, या तो ऑल हो या नो हो। ठीक है, लेकिन दोनों ही, यहाँ पर जिसके पास कुछ नहीं होता वहाँ सम होता है हमेशा। ठीक है, कहीं पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी समय, यहाँ पर भी समय, यहाँ पर भी समय, यहाँ पर भी, जिसके आगे ऑल या नो में से या सम में से कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा क्या होता है? सम होता है। तो हमने कहा कि यहाँ पर भी समय और यहाँ पर भी समय, इसका मतलब प्रोटीन और शुगर ये आपस में जुड़ ही नहीं पाएंगे, और जब ये जुड़ेंगे नहीं तो कोई भी कंक्लूजन आप निकाल ही नहीं सकते। जब आपके पास स्टेटमेंट ही नहीं है दोनों की एक साथ, तो आप कैसे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हो? चीज़ों को समझने की कोशिश करो। अगर ये आपको मेथड समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो आप सिलोजिज्म की वीडियो जाकर देखो। मैंने बहुत अच्छे से एक एक एग्जाम्पल के साथ, बहुत अच्छे मेथड से सारे के सारी कंडीशंस को सिलोजिज्म में समझाया हुआ है, और ये बिना वेन डायग्राम के मैंने बताया हुआ है। ठीक है, बस आपको पेन उठाना है और सीधा आपको मार्क करना है कि कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट कंक्लूजन पर आते हैं, सम कार्बोहाइड्रेट्स आर सम प्रोटीन्स। हमने कहा देखो, एक ही स्टेटमेंट में है कार्बोहाइड्रेट और एक ही में है प्रोटीन, तो हमने कहा कि सम कार्बोहाइड्रेट्स, बिल्कुल देखो ये कह रहा है कि सम कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल है। क्या सम प्रोटीन है? हाँ, क्योंकि ऑल को हम सम बोल सकते हैं। सभी में, अगर सभी हैं तो सभी में कुछ तो आएंगे ही आएंगे। समझने की कोशिश करो। तो ये मेथड है,
सिलोजिज्म का, तो इसका मतलब सम का ऑल को हम सम बोल सकते हैं, लेकिन सम को कभी भी ऑल नहीं बोल सकते। जहां पर भी सम सम लिखा है वहां सम ही लिखा है, उसको कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर ऑल लिखा है जरूरत पड़ने पर हम उसे सम बोल सकते हैं। ठीक है, तो काफी काफी हद तक मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दिया है आपका। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस आप कर सकते हो, अगर आप वीडियो नहीं भी देखोगे तो कुछ ना कुछ कंडीशंस लगा सकते हो आप। सम कार्बोहाइड्रेट्स आर सम प्रोटीन, सम कार्बोहाइड्रेट है सम प्रोटीन्स है, इसका मतलब सेकंड वाला कंक्लूजन बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, और यहाँ पर क्वेश्चन है शुड कार्बोहाइड्रेट्स टोटली बी, देखो यहाँ पर स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में क्या करना होता है, जब भी कोई स्टेटमेंट बोली जाती है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसकी क्या आप उसको सॉल्यूशन दो, या आप उस पर आर्ग्यूमेंट करो कि ये ठीक बोल रहा है या नहीं, या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कोई क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट में क्या कह रहा है कि यस, और इसके साथ एक रीजन भी स्पेसिफाई कर रहा है। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर वो यस बोल रहा है, क्या वो इस रीजन इसको सपोर्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन है या नहीं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यस होगा, लेकिन वो रीजन हो सकता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। ठीक, और नो बोल रहा है तो नो बोलने का भी हो सकता है रीजन स्ट्रॉन्ग ना हो। तो आपको ये कोशिश करनी है कि जब भी कोई आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है आपको करने के लिए जज, तो आपको ये देखना है कि ठीक है यस और नो में तो हम जवाब दे देंगे, लेकिन अगर आप यस बोल रहे हो तो यस के लिए वो रीजन भी तो स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर आप नो बोल रहे हो तो नो बोलने के लिए भी तो रीजन वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को कि शुड कार्बोहाइड्रेट्स बी टोटली रिमूव्ड फ्रॉम आवर मील्स। ठीक है, क्या कार्बोहाइड्रेट को हमारे भोजन से पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ठीक है, पढ़ते हैं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट को हटाना बहुत मददगार है, यस रिमूविंग कार्बोहाइड्रेट्स वेरी यूजफुल। नहीं, देखो ये सबसे पहली बात तो कार्बोहाइड्रेट्स या जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या जितने भी विटामिन है, ये शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं एक क्वांटिटी में, चाहे मिनिमम क्वांटिटी में, चाहे कैसे भी, ज़रूरी बहुत है। ठीक है, तो आप उसको रिमूव नहीं कर सकते पूरी तरह से, ये गलत है, मुझे नहीं लगता ये स्ट्रांग है। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट्स हटा देने से यूजफुल हेल्पफुल हो जाएगा, नहीं, कुछ मात्रा में आपको ज़रूरी है वो शरीर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत है, कि ये एक वैलिड रीज़न नहीं है। नो, रिमूविंग कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम आवर मील्स वोंट अफेक्ट मच, बिल्कुल ये ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, कि अगर नहीं हटाओगे, ठीक है ठीक है, अगर आप हटा, वो कह रहा है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट को हटाने से हमारी मील्स पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये भी गलत, बिल्कुल आएगा। जब आप शुगर ही नहीं लोगे तो बॉडी में तो शुगर की कमी हो जाएगी, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी, और फिर वो इफेक्ट तो करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं बॉडी के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये दोनों ही वैलिड रीज़न नहीं है, और ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट गलत हैं। इसकी वजह से मैं इसका आंसर क्या देने वाला हूँ, नन ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप ये समझ पाए होंगे कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट में आपको क्या सोचकर किस तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। कुछ लोगों को स्टेटमेंट एजम्पशंस करने नहीं आते हैं, कुछ लोगों को स्टेटमेंट कंक्लूजन्स करने नहीं आते हैं, कुछ स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन नहीं आते हैं, कुछ लोगों को एसर्शन रीजन नहीं आता। काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको ये ही नहीं पता है कि कैसे करना है। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा समझना है आपको कि कैसे करना है। ठीक है, कौन से टॉपिक में हमें क्या सोचकर किस क्रिटिकल रीजनिंग को लगाकर हमें आंसर देना है। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मैथ्स का, और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्स से। ये कह रहे हैं कि शिवानी एक सर्टेन डिस्टेंस अपने व्हीकल से तय करती है, और अगर वो 6 किलोमीटर की स्पीड से फास्टर तय करती है तो उसको 30 मिनट का कम टाइम लगता है। ठीक है, और अगर वो ट्रेवल करती है 5 मिनट स्लोअर तो उसको 30 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो डिस्टेंस बताने है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप इसको इक्वेशन से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला देखो क्या है। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है, जब भी कभी कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और अपनी स्पीड को या तो बढ़ा रहा है या वो कम कर रहा है, तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो वो है ये कि स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन में स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 इंटू तो टाइम डिफरेंस।
ठीक है, और टाइम डिफरेंस मतलब कि कितना टाइम का उसका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दो केसेस हुए हैं, तो ओरिजिनल स्पीड तो हमें नहीं पता ना, तो हमने कहा ठीक है ओरिजिनल स्पीड s मान ली हमने। ठीक है, और वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर रहा है, तो इसका मतलब s+6 कर दिया है। अपॉन में दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, 6 ही तो बढ़ाई है उसने, और वहां पर उसको टाइम लग रहा था कितना, 30 मिनट कम, तो 30 मिनट है, और ये सब आवर में था तो हमने इसको आवर में चेंज कर लिया। ठीक है, यही सेम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, यही सेम डिस्टेंस वो दूसरे में ट्रेवल करता, ओरिजिनल स्पीड s थी और वो अपनी s से 5 स्पीड कम करता है, तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्पीड 5 ही आएगा, और यहाँ पर वो कहीं ना कहीं 30 मिनट का ज़्यादा समय लेता है, तो हमने कहा यहाँ पर भी ये 30/60 ही आएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, s और s कैंसिल हो जाएगा, और हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5s प्लस 5 6 30 इज इक्वल टू 6s माइनस 30। तो ये s इधर आ जाएगा, 5s तो के माइनस हो जाएगा, तो s बचेगा, और ये इधर आ जाएगा, तो स्पीड आ जाएगी 60 की। ओरिजिनल जो स्पीड थी उसकी 60 थी। ठीक है, अब लेकिन स्पीड तो नहीं पूछी उसने 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 तो डिस्टेंस पूछी है, तो हमने कहा या तो ये या ये हमें डिस्टेंस देगा, कोई सा भी लगा लेते हैं। तो स्पीड उसकी 60 थी, और उसने 66 स्पीड करी, डिवाइडेड बाय 6 इंटू 30/60 मिनट का उसका डिफरेंस आ रहा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वो स्पीड आएगी निकल के। ठीक है, वो डिस्टेंस आएगी निकल के, 60 से 60 कैंसिल कर सकते हो, और 6 से आप 11 कैंसिल कर सकते हो, ये 66 कैंसिल कर सकते हो, और आंसर आ जाएगा 330 किलोमीटर। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप ये समझ पा रहे हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई डिस्टेंस ट्रेवल होती है किसी ओरिजिनल स्पीड से इंक्रीज कर कर या डिक्रीज कर कर, तब ये फॉर्मूला लगता है। और ऐसे ये दो केसेस इस बार दिए थे, पहले वाले से भी डिस्टेंस निकलती, दूसरे से भी, तो दोनों डिस्टेंस जब इक्वल थी तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, एक स्पीड निकल के आई जो कि ओरिजिनल स्पीड थी, और ओरिजिनल स्पीड जब आपने इसमें लगाई तो आंसर आ गया डिस्टेंस आपके पास 330। अगर यही डिस्टेंस यही स्पीड आप सेकंड वाले फॉर्मूले में लगाते तब भी आंसर 330 ही आता, कुछ अलग नहीं आएगा, डिस्टेंस तो दोनों की इक्वल ही थी। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, और यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 वर्कर्स जो हैं वो किसी काम को 36 दिन में करते हैं, तो कितने दिन में 54 आदमी उस काम को करेंगे। यहाँ पर ये M1D1 वाला फॉर्मूला है, चेन रूल वाला क्वेश्चन है। W1 इज इक्वल टू M2T2 अपॉन में W2। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ टाइम गिवन है, नंबर ऑफ वर्क गिवन है, तो यहाँ पर पुट करो, जो नहीं गिवन है छोड़ दो। ठीक है, तो इसने यहाँ पर हमें केवल वर्कर दिए हैं, डेज गिवन है, टाइम नहीं दिया है कि पर डे कितना काम कर रहा है, वर्क भी नहीं दिया है, तो दोनों जगह से इन दोनों चीज़ों को गायब कर दो। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन 72 थे, वो किसी काम को 36 डेज में करते थे, और फिर वही 54 आदमी थे, तो वो काम कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो D2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, आप यहाँ पर डेज की जगह D2 लिख लो, कहीं कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो आप ये कह सकते हो 18 से 3 बार 54, 18 से 4 बार 72, 3 से 12 बार, और 12 चौक 48, तो D2 की वैल्यू आएगी 48 दिन, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आप ये समझ पा रहे हो, इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, और यहां पर आप देख रहे हो 0.361 माइनस 0.144 डिवाइडेड बाय 0.07। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसी कैलकुलेशन है नहीं। 0.0361 में से पहले हम 0.0144 को माइनस कर लेते हैं, 11 में से 4 यहाँ कैरी ऑन लेंगे, 11 में से 4 गए 7 बचे। ठीक है, यहाँ पर बचे थे 5। ठीक है, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पर आएगा 0 पॉइंट इतना।
तो 0.217 बटे में 0.07, ठीक है। कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर डेसिमल देखो 3 है, यहाँ पर नीचे 2 हैं, तो एक डेसिमल, हम 2 डेसिमल हमारे कैंसिल हो जाएंगे, एक डेसिमल तो लगेगा, लेकिन 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 तिया 21, 7 एक कम 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर ये, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ये 0.0 ही था, तो दो डेसिमल कैंसिल होंगे, तो ये आंसर आएगा, ठीक है। 2 डेसिमल थे ना लास्ट में, यहाँ पर 4 थे, तो 2 डेसिमल से 2 डेसिमल की प्लेसेस कैंसिल होंगी और ऊपर 2 डेसिमल बचेंगे, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 0.31। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ऐसी कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 इंटू 3.75 का क्यूब प्लस 1 अपॉन में 7.5 स्क्वायर माइनस 6.5, ठीक है। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये काफ़ी लंबी वैल्यू हो जाएगी, देखो, क्योंकि 3.75 का अगर आप क्यूब करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ना। इसको एक काम करते हैं, इस ये 8 भी तो एक नंबर का क्यूब है 2 का, तो इसको एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और फॉर्मूले में पुट करते हैं इसको। देखो, इस 8 को क्या मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 3.375 क्यूब प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर इन देखो कभी भी ऐसा होता है कि ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब है, तो इसका मतलब है ए मल्टीप्लाई बी का क्यूब, तो हम यहाँ पर लिख लेते 2 इंटू 2 2 मल्टीप्लाई बाय, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3.75 और उसका क्यूब लिख सकते हैं। अच्छा, नीचे की वाली वैल्यू को हमने पुट नहीं करा है, 7.5 का स्क्वायर माइनस 6.5, अब इस नीचे के बारे में बाद में सोचते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू, तो इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं 2 इंटू 3.75 का क्यूब आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 6 और ये 75 150, ठीक है, 1.5 और ये 7.5 आएगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, प्लस 1 का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको। अब ऊपर वाला तो फॉर्मूला में बन गया हमारे पास, नीचे वाले को देखते हैं। नीचे वाले को अगर मैं 7.5 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो इसको भी तो मैं माइनस 7.5 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये कह सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे करते हैं, 7.5 माइनस प्लस 1, ठीक है, कॉमन करके ये आ जाएगा, तो इसका मतलब ये जो है वो फॉर्मूले में पुट होगा, और आप ये बोल सकते हो अब ये फॉर्मूले में पुट हुआ है, कैसे पुट हुआ है कि ये तो आ गया ए क्यूब और ये आ गया बी क्यूब, तो ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और ये प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर मैं इसको पुट करता हूं तो आप ये कहोगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में, ये भी तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, और आप ये कैंसिल कर सकते हो और ए प्लस बी आपका आंसर होगा। ए प्लस बी का मतलब है 7.5 प्लस 1, और इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 8.5, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है यहाँ तक ये समझ आया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको फॉर्म में लाना पड़ा इस क्वेश्चन को, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला लगाए ये सॉल्व तो भाई महाभारत है, क्योंकि 3.75 का क्यूब करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, फिर उसको 8 से भी गुना करना है, तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और प्लस 1 बाद में ये कैलकुलेशन होगी, तो इसको फॉर्म में लेके आना पड़ा, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आया होगा आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सप्लाइज 30 वर्कर फॉर द वर्क फॉर 10 आवर्स फॉर 10 days,
B supplies 20 workers for 7 hours per day for 10 days and C supplies 12 workers. ठीक है, ओके ठीक है, व्हाट इज द बी शेयर? चलो करते हैं इसको। चलो, ए जो है वो 30 वर्कर्स से काम करा रहा है 10 दिन में, 10 घंटे काम करके 8 दिन में। और बी जो है 20 वर्कर काम करा रहा है 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में। और वही सेम वर्क, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और सी जो है वही काम जो है 12 वर्करों से करा रहा है 8 घंटे 6 दिन में काम करके। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर आएगी, कौन कितना काम किया, पहले इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, कि अगर सभी इक्वल वैल्यू हैं तो कोई ऐसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं यहाँ पर जो कट जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 4 से 3 बार। ठीक है, दोबारा से करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, और नहीं कटेगा शायद, मुझे लगता है। तो यहाँ पर आएगी ए की ए इंटू 300, और ये आ जाएगा बी 25, 25 5 5 25, 25 7 175, तो बी इंटू 175। ठीक है, और सी जो है 3 चौक 12, 12 छिक 72। ठीक है, ये है। और कुछ शायद वैल्यू यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रही है। ठीक है, डिवाइड नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। अब जब भी ऐसा होता है ये इक्वल में आ जाते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा नंबर एलसीएम ले लिया जाए जो इन सब से डिवाइड होता हो। 300 और 175, 300 और 175 और 172 का अगर एलसीएम लें, ठीक है, चलो। एक सेकंड, मुझे लगता है एक में इक्वल वर्क नहीं था ये। 30 वर्कर्स थे जो 10 दिन काम करेंगे, 10 घंटे काम करके 8 दिन में करते हैं। बी जो है 20 वर्कर्स से काम करा रहा है। और ओके ओके ओके, यहाँ पर एफिशिएंसी टोटल देखते हैं, ये इक्वल तो नहीं है। ए बी और सी 3 लोग हैं, यहीं पर देखते हैं कि ये जो है 30 वर्कर दे रहा था 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिन के लिए, और बी ने 20 वर्कर दिए हैं 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन के लिए, और सी ने 12 वर्कर दिए हैं 8 घंटे काम करने के लिए 6 दिन में। ठीक है, टोटल इनको 8,752 रुपये मिले हैं। तो बी को बताना है कितना शेयर मिलेगा। ठीक है, अब काटते हैं एक बार इसको, 4 से काटते हैं, 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, 4 से 3 बार। ठीक है, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, और यहाँ पर आएगी वैल्यू 300 अनुपात 5 5 25, 25 7 175, और ये 3 चौक 12, 12 6 72। ठीक है, इस रेशियो में पैसा डिवाइड होगा। और अगर इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है तो बी का शेयर हमें बताना है, 175 का ही मल्टीपल होना चाहिए, ये 175 का ही मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। चलो, ये अगर आप ऐड करोगे तो 2 और 5, ये 7 आएगा लास्ट में। 5 7 और 7 14, 14 और ये 14 14। ठीक है, 14 का 4 आ गया, एक कैरी ऑन, 1 और 3 4, 4 और 1 5, 547। लेकिन वो कह रहा है नहीं, 8,752 है। ठीक है, तो 5 का कितना गुना ये जाएगा? ठीक है, हम देखते हैं भाई, अगर ये 8,752 है तो 547 का कितना गुना, तो हमने कहा एक बार 547 जाएगा, 15 में से 7 गए, यहाँ पर 5 बचेंगे, तो सॉरी 8 बचेंगे। ठीक है, 6 में से 4 गए, 2, और यहाँ पर
8 में से 328 बचे। ठीक है, यहाँ पर आएगा 2 कैरी ऑन नीचे, और ये जाएगा हमारे पास लगभग लगभग मुझे लगता है 6 बार जाना चाहिए, क्योंकि 547 है तो 6 बार, 6 सत्ते 42, 4 6 24, 24 और 4 8 28, 5 6 30, 30 और 2 32, बिल्कुल 6 बार जा रहा है, 16 बार। ठीक है, तो 16 बार बी को भी, ये 16 बार है इसका। ठीक है, तो इसको भी 16 बार ही गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 175 का 10 बार 1750। ठीक है, और 6 बार 175 का 6 बार, 5 6 30, 3 6 7 42 45, 1050 और जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपके पास 0 0 8 और 2 2800 रुपये। करेक्ट आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली था, अगर आप चीज़ों को समझ रहे हो, चैप्टर समझ आया है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझ आया, तो ये ठीक है। ठीक है, तो ए ने इतने व्यक्ति दिए थे, इस तरह से काम करा, बी ने इतने, तो ये आपस में रेशियो में रख लो आप, क्योंकि सेम वर्क नहीं था। इसने बोला नहीं है कि सेम वर्क कर रहे हैं, ये तो मिलकर काम कर रहे थे कि ए ने इतना दिया, बी ने इतने आदमी दिए, सी ने इतने आदमी दिए, और उन्होंने सबने मिलकर काम किया, तो जितनी जिसकी क्षमता थी उस हिसाब से काम हुआ। और यहाँ पर देखा जाए तो ये इतना मतलब देखा जाए इनके बीच में रेशियो आया 300, 175 और 72, तीनों मिलाकर 547। 547 की वैल्यू, मतलब ये पैसा इसी रेशियो में डिवाइड होगा, इसका मतलब 547 की वैल्यू 8752, जो कि 16 गुना थी, अभी डिवाइड करके चेक करा, 16 ही गुना हमें बी की वैल्यू को कर देना, बी के रेशियो को, तो आंसर आ जाएगा 2800। ठीक है, मैंने इसको 10 बार करा और 6 बार करा। ठीक है, 16 बार हो जाएगा, तो अलग अलग क्या आप एक साथ भी कर सकते हो। 2800 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया, और ये डीआई का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, डीआई का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर ये वैल्यू आपको शायद ना दिख रही है, 78 है, ये 78 है, ये 60 है। ठीक है, और बाकी तो दिख रही होगी 82, 75 और 65 दिख रही है। चलो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पाई चार्ट रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन ऑफ 5 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ABCDE प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी। द नंबर रिप्रेजेंट द सेंट्रल एंगल, इसकी एंगल्स को बता रहे हैं, एंगल्स हैं। ठीक है, और ये सारे मिलकर शायद मेरे ख्याल से 360 ही बनेंगे अगर एंगल्स हैं तो। ठीक है, इफ द कंपनी मेक्स अ टोटल ऑफ 72 आइटम्स, हाउ मच बी प्रोड्यूस्ड। तो बी जो है ऑरेंज है 65, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ 300, मैं ये बोल सकता हूँ कि 360 डिग्री की वैल्यू 65 है। आप ये भी बोल सकते हो कि 7200 का मुझे 65 डिग्री वैल्यू निकालनी है, और 65 डिग्री हटाएंगे, 65 डिग्री था ना, परसेंटेज हटाते तो 100 से भाग होता है, डिग्री हटाते तो 360 से भाग होता है। 0 से 0 जाएगी, 60 का 36 का 2 बार 20 बार 720, और जब 65 को 20 से गुना करोगे तो 65 को 2 से करोगे तो 130, और 0 1300। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, 1300। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, चीज़ों को समझ के चलो, देखो कभी भी रटना नहीं है चीज़ों को, रटोगे तो कहीं ना कहीं एक टाइप ही चीज़ें रट पाओगे, 2 टाइप 10 टाइप, जब 11वीं टाइप का क्वेश्चन आएगा कैसे करोगे, तो कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखो बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 624 को इस रेशियो में बदलना है, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब ये क्यों दिक्कत होगी, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज है, मतलब पूरा नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा नंबर लाते हैं जिससे ये 2 हट जाए, 3 हट जाए, 4 हट जाए। तो एक ऐसा नंबर बताओ जो 3 4 और 2 से विभाग हो, तो 12 से सबको गुणा कर दो, 12 से सबको गुणा कर दो, तो आप ये कहोगे 2 से 6 बार जाएगा, बिल्कुल 3 से 4 बार जाएगा, 4 से 3 बार, तो हमारे वैल्यू आ जाएगी 6:4:3। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी कि डिनोमिनेटर ना होते ना तो हम कर लेते, है ना, लेकिन डिनोमिनेटर थे तो प्रॉब्लम आएगी। हमने कहा 6 4 3 के अनुपात में होना चाहिए, वो पैसा डिवाइड, हमने कहा 6 4 और 3 मिलाकर आते हैं 13, 13 की वैल्यू 624। 13 का कितना गुना, हमने कहा 13 का 4 गुना 52 और 8 गुना 104, इसका मतलब ये 48 गुना है। तो इसने पूछा है सेकंड पार्ट तो ये है, तो इसको भी 48 को भी 4 से गुना कर दो, 4 8 32 का 2, ठीक है,
3 कैरी ऑन, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट का समझ आ रहा है। अगर आपको मेरा पढ़ाया वो समझ आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं कुछ नया बता रहा हूँ या आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपकी बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाय सेलिंग 30, ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी था, शायद हमने जो 5th वाला किया है या 4th वाला किया उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के जो टाइप्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, चलो, बाय सेलिंग 30 आर्टिकल्स मेहुल गेन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स। मेहुल जो है 5 आर्टिकल का जितना सेलिंग प्राइस है उतना गेन होता है। तो जब भी कभी ये बोलता ना कि गेन हो रहा है सेलिंग प्राइस में या कॉस्ट प्राइस में, तो उस आर्टिकल, अगर सेलिंग प्राइस में बोल रहा है गेन, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस को 1 रुपए मान लो आप कि 1 रुपए का सेलिंग प्राइस है। तो अगर मान लो वो 30 वस्तुएं बेच रहा है तो एसपी ऑफ 30 आर्टिकल्स कितना होगा? तो हमने कहा एसपी ऑफ 30 आर्टिकल 30 रुपए होगा। समझ रहे हो बात को? और वो कह रहा है कि 5 वस्तुओं का जितना सेलिंग प्राइस था ना उसको गेन हुआ है। तो गेन कितना हुआ? 5 वस्तुओं का जितना सेलिंग प्राइस और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 5, 5 की सॉरी 1 रुपए का, एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1, तो 5 वस्तुओं का 5 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब इतना गेन हुआ। सब सेलिंग प्राइस आ गया। ये क्या है आपके पास? ये क्या है आपके पास? सेलिंग प्राइस है ना, है ना। और ये क्या है आपके पास? प्रॉफिट है। तो आप क्या सीपी निकाल सकते हो? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। इसमें से ये माइनस कर दो तो 25 रुपए का सीपी रहा होगा, जिसमें 5 रुपए कमाने पर एसपी 30 रुपए आया होगा। माइनस कर दिया, प्रॉफिट माइनस होता है। तो अब प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। तो हमने कहा कि भाई देखो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ये वाला, जो कि सीपी 25 पर हो रहा है। मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो 5 का 5 बार जाएगा और 5 से ये 20 बार जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 20% का उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ पाए हो। इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस वो 5 आर्टिकल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है आप यहाँ तक समझ पाए हो। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, और ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन रीजनिंग के थे और 9 ही क्वेश्चन शायद हमारे मैथ्स के हैं। हाँ बिल्कुल 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 एंड 13 लीव्स रिमाइंडर 3। एक ऐसा नंबर हमें बताना है, सबसे छोटा नंबर जो 4 से भी भाग हो, 7 से भी भाग हो और 13 से भी भाग हो, लेकिन अच्छा भाग हो और उस पर रिमाइंडर कितना दे? 3, लेकिन वो 29 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जो मैं टेक्निक लगाता हूं कि जरूरी नहीं है कि ये सारे नंबर 19 से 29 से डिवाइड हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। एक तरीका तो यह है कि पहले आप इनका एलसीएम ले लो, लेकिन एलसीएम लेकर मैं आपको एक पहले लॉन्ग वाला मेथड बताता हूँ। 4, 7 और 13 का एलसीएम। तो आप ये करोगे 4 7 28, 28, 28 और 13, ये तीनों, ये दोनों प्राइम नंबर है, इसको ठीक है मल्टीप्लाई ही होगा। ये 3 8 24, 3 2 6 7 8। ठीक है, 1 8 और 2, 364 जो है वो एलसीएम आया है। तो एक तो ये तरीका है कि 364 का मल्टीपल इनमें ये होना चाहिए और +3 भी होना चाहिए। मतलब 364 से भाग करोगे इसको तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए और 29 से भाग करोगे तो 0 बचना चाहिए। मैं क्यों इतनी कैलकुलेशन करूंगा? मैं क्यों ना ऐसा करूं सबसे पहले कि भाई ये इनमें से जो नंबर 29 से भाग होगा उसी को इससे ट्राई कर लेंगे। तो हमने कहा अगर मैं 98 31 को भाग करता हूं किससे? 29 से, तो 29 से 3 बार आप कहोगे 29, 3 3 27, 2 3 6 7 8, ठीक है 87। और यहां पर बचा हमारे पास 8 और 3 11। ठीक है, 11 रिमाइंडर बचता है। नेक्स्ट यहां पर आएगा 3 113। तो यहां पर फिर से हमारा शायद ये 2 बार नहीं 3 बार जा सकता है। 3 27, 3 2 6 7 8। अच्छा ये 3 बार पहले गया था।
तो हमें 4 बार ट्राई करना पड़ेगा। 4 निम 36, 3 बचा, 4 दूनी 8, 9 10 11 ना, ये 2 बार 3 बार ही जाएगा और दोबारा से 3 बार जाकर ये 87 आएगा। तो 13 और 13 26 रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पर आप 1 उतारो, ठीक है, और यहाँ पर आप 4 5 6 बार करके देख सकते हैं एक बार, 29 का 6 बार, ठीक है, क्योंकि 6 भी नहीं, 9 बार करके देखते हैं। 9 ने 81, क्योंकि 1 आ रहा है लास्ट में, 9 2 ने 18, 18 और 8 26, तो ये नंबर पूरी तरह से भाग हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये नंबर भाग हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। आप इसको ट्राई करो, अगर इसको ट्राई करते हैं 9991, अब ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि इतना तो कर ही लिया। 29 का 3 बार जाएगा 87, ठीक है, यहाँ पर बचेगा आपके पास 12 रिमाइंडर, यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, 4 बार 116 आया था आपके पास, ठीक है, 116, और यहाँ पर बचेगा 3 और 1 और 31, ये पूरी तरह से नहीं जाएगा, ये नहीं है आंसर, ठीक है। 98 से 11 को करते हैं, 98 से 11 भी नहीं जाएगा, 11 माइनस करेंगे तो नहीं जाएगा भाई, ये भी नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। 9981, ये भी नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये नंबर यहाँ पर आ रहा था, तो अगर ये 81 होता तो यहाँ पर हमारे पास बचता 2 और 1, ये भी नहीं जाएगा। इसका मतलब कन्फर्म है, ठीक है, हमारे पास ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी, यही नंबर 29 से भाग हो रहा है, और यही नंबर आंसर भी होगा। उसने बोला था कि 29 से भाग होना चाहिए। अगर इनमें से कोई और होता तो फिर उसको मैं चेक करता इस नंबर से डिवाइड करके कि क्या वो नंबर इससे डिवाइड होकर रिमाइंडर 3 दे रहा है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, नहीं तो इसके ऐसे मल्टीपल्स, एन मल्टीपल्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा +3, मतलब आप ये कहोगे 364 गुना n + 3, ठीक है, मिलकर एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 4 7 13 से भाग होता है और 29 से भी भाग हो जाए पूरी तरह से। 4 7 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देना चाहिए, ठीक है, और वो तो देगा यहाँ पर 3, और वो 29 से नंबर डिवाइड हो जाए, मतलब एक ऐसा नंबर यहाँ पर आएगा ये वाला, और ये नंबर जब 29 से भाग होना शुरू हो जाएगा, मतलब n की जगह पर पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, इस तरह से मल्टीपल रखने पड़ेंगे, तब जाकर वो एक ऐसा नंबर निकल के आएगा जो 29 से भाग होगा। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, 29 का मल्टीपल चेक कर लो जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वही आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर समझ आया होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और अभी आपके डाउट्स जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर आ रहे हैं वो मैं जल्दी से सॉल्व करके आपको भेजता हूँ, ठीक है। ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे मैं पोस्ट कर दूंगा, चाहे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC का हो, चाहे वो जूनियर एग्जीक्यूटिव AO का हो, चाहे वो ऑपरेशंस का हो, चाहे वो टेक्निकल का हो, जो भी मेरे पास इसके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पड़े हैं, मतलब जूनियर एग्जीक्यूटिव के, वो मैं सारे के सारे आपके साथ शेयर करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़े रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।